आइए तो दोस्तों आज फिजिक्स का एक यूनिक टाइप का हमने लेक्चर कलेक्ट किया है और इसमें जो आंकिक प्रश्न जिसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं उससे अक्सर बच्चे बहुत भागते हैं। उनको डर लगता है कि क्या हमसे बनेगा नहीं बनेगा। तो आज मैं ये डर आपका समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हैं फिजिक्स में तो दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो पहली बात, आप सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और आपका फ्यूचर ब्राइट है। फिजिक्स में कंट्रोल का मतलब फ्यूचर ब्राइट, भविष्य आपका उजियारा है। तो अगर किसी प्रकार का डर है, और मार्क तो इसमें पूरा मिलेगा आपको, क्योंकि अगर कोई बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व करता है फिजिक्स में, इसका मतलब उस बच्चे की फिजिक्स के प्रति समझ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। क्योंकि इस बात को जितना बेहतर मैं जानता हूं, आपको इसका एहसास नहीं होगा। बहुत लंबे समय तक हमने आईआईटी और मेडिकल के प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की पढ़ाई करवाई है बच्चों को, इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी हमने काम किए हैं। मैंने अपने विषय में कभी आपको बताया नहीं ना, मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे। और जब आप जानेंगे तो आपको एक अलग तरह का फीलिंग हमारे रिगार्डिंग आएगा और तब आप इस प्लेटफॉर्म को एकदम नंबर 1 पर मानकर काम करेंगे। और ऐसे आइए, अब ये दो बातों में समय नहीं हमको ये बर्बाद करना है। एक कूलम आवेश में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है या कभी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यह जानने का मौका दिया जाता है। आइए इसको बनाकर देखते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपका वो क्या है, देखिए। सबसे पहले एक प्रोटॉन और एक कूलम है ना, तो पहले ये जानिए कि एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, ये आपको पता है ना। एक प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम है ना, जो आवेश है वो आपको एक प्रोटॉन पर है। बस सवाल यहीं से बन गया आपका। थोड़ा कैलकुलेशन ढंग का रखेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। इसीलिए एक कूलम पर कितने प्रोटॉन होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या पूछता है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करने की कला आपके पास होनी चाहिए। ये होगा 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाके 19 हो जाएगा, माइनस पावर प्लस में कन्वर्ट होगा, लाजमी है। अब आप इसको कर दीजिए तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10/16 हो गया गुना 10 पर पावर 19। और अब आप चाहें तो इसमें से निकालते चलिए। अगर 100 निकालते हैं तो यहाँ पर होगा 10 पर पावर 18 और बटा 16 ये होगा। तो आप चाहें तो यहां से भी इसको समाप्त कर सकते हैं, मैं करता हूं। 16 छक 96, 4 40 बचेगा, 16 दूना 32 और 8 16 पंचे 80 गुना 10 टू दी पावर 18 इतने प्रोटॉन्स होंगे इसमें। चलिए, ये आंसर बिल्कुल आसानी से मैंने आप तक पहुंचा दिया। और ये आपको पता है कि प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, पर संख्या जहां कैलकुलेट करने की बात होगी, हो सकता है यह सवाल आपको इलेक्ट्रॉन के नाम पर पूछ दे, तो भी संख्या वही रहेगी। चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव रहेगा, पर संख्या वही रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये पहला सवाल आपका बड़े ही आराम से हमने आपको सिखा दिया। धीरे धीरे थोड़ा हल्के हल्के प्रॉब्लम लेकर के आपका डर समाप्त करेंगे। एक आध लेक्चर और लेंगे हम न्यूमेरिकल्स के अलग अलग चैप्टर से, तो आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको एक सेचुरेशन स्टेट पर आप पहुंचेंगे, आपको फिजिक्स के प्रति लगाव बढ़ेगा। देखिए, 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये सवाल नंबर दूसरा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा मैं फ्रेश करना चाहता हूं, आप इसको देख लें। अब मैं दूसरे सवाल के सॉल्यूशन पर आपको लेकर के जा रहा हूं, और बढ़िया क्वेश्चन कलेक्शन लाया मैंने कि 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समानांतर क्रम में जोड़े गए।
बल्ब को हम जस्ट लाइक एक रेसिस्टर मान लेते हैं, एक प्रतिरोध मान लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रतिरोध ही होता है। आइए दूसरे नंबर के सॉल्यूशन को एक फिजिक्स का लैंग्वेज दीजिए आप, अच्छा लगेगा। सपोज कीजिए कि एक बल्ब यहां पर मैंने लगाया और दूसरा बल्ब उसके नीचे लगाया, और सवाल कह रहा है कि दोनों ही बल्ब जो है वो आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो बढ़िया है, हम क्या करते हैं ना, एक इसमें बैटरी लगा देते हैं अपनी मर्जी से, है ना। जब आप बैटरी लगा देंगे तो इसको मान लेते हैं ये R1 है इसका प्रतिरोध, और ये R2 है इसका प्रतिरोध, और जो बैटरी लगाया मैंने उसका EMF यानी विद्युत वाहक बल या वोल्टेज जो कह लीजिए। और समांतर क्रम में तो आपको मालूम ही है कि वोल्टेज आपको कांस्टेंट रहता है, सवाल भी लिख दिया कि उनके विभवांतर स्थिर है, और समांतर क्रम में होता ही यही है कि हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो अब ये R1 आपका और ये R2 आपका, इसका जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 वाट। सपोज कीजिए इसका पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट। ये पहला बल्ब है ना, ये पहला बल्ब है, और ये दूसरा बल्ब है। इसका पावर दिया हुआ है, ये वैल्यू मैं P1 लेता हूं, और ये वैल्यू दिया हुआ है शायद कितना का, 25 वाट का। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। आपको यह जानना चाहिए कि पावर, प्रतिरोध और वोल्टेज से रिलेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर V²/R। तो यहां से R का वैल्यू हो जाएगा V²/P। आप कुछ नहीं कीजिए, सवाल ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन मैंने ये सवाल क्यों लाया, मैंने ये सवाल इसलिए लाया कि इन सभी थ्योरीज को मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको बहुत ही उम्दा तरीके से करवाया हुआ है, बहुत ही उम्दा तरीके से। एग्जाम बूस्टर कोर्स तो बाद में चालू हुआ, पहले रेगुलर कोर्स में हमने 9, 10 दोनों ही फिजिक्स को पूरी पढ़ाया है, हर चैप्टर लगभग। तो आप वहां से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करना, और अगर आता है तो टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा साथ दीजिए और सवाल मिलकर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहां से मैं अगर R1 की बात करूंगा तो R1 का वैल्यू हो जाएगा V²/P1, एंड R2 की वैल्यू हो जाएगा V²/P2। ठीक है ना, चूंकि V कांस्टेंट है और भी हमने माना है, सवाल में भी की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि वोल्टेज इसका कांस्टेंट रहना, पोटेंशियल इसका फिक्स रहना, बस यही सवाल ने कहा है। तो अब यहां से आगे तो हम लोग बढ़ ही सकते हैं। अब अनुपात पूछ रहा है R1/R2, इसीलिए R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो V²/P1 और गुना P2/V²। ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से P2 का वैल्यू आपने इसको माना है 25 वाट, और बटे ये कितना है बेटा, 100 वाट। ये खत्म हो जाएगा, यानी R1 R2 का वैल्यू आ गया 1/4। इसीलिए R1 अनुपात R2 ये आ जाएगा 1/4 की। थोड़ा अलर्ट होकर एक काम करना है, ऐसा नहीं कि 4/1 भी ऑप्शन में रहेगा तो आप वही मार के निकल लेना। क्रम इसी को बोलते हो ओवर कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि 4/1 पहले ऑप्शन में आपको डाल दिया, एकदम मार के निकल जाएंगे। नहीं, गंभीरता बहुत जरूरी है। आप इतने बड़े एग्जाम परफॉर्म करने वाले हैं तो आपको अलर्ट होकर के जाना है उसमें। आई बात समझ में। तो ये आपको दूसरा सवाल को सॉल्व करके दिया मैंने। अब सवाल नंबर तीसरा है, बड़ा ही मैंने क्वेश्चन है, मैंने अच्छा क्वेश्चन है। ये इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी का क्वेश्चन है ये, और जो बिजली बिल आता है उसकी भी चर्चा हमने की हुई है। 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है हमारे सरकारी पद्धति में, ऐसी व्यवस्था की गई है।
आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा सॉल्व करके कि वहां से हमको क्या सीख मिल रही है। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि मेरे पास दो बल्ब है, मतलब दो टाइप का बल्ब है। 25 वाट 40 वाट का 4 बल्ब है, मैंने अपने घरों में लगाए हुए हैं, और 100 वाट का 2 बल्ब है। 40 वाट के चारों बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं, और 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलाए जाते हैं। तो सवाल ने आपसे पूछा है कि 30 दिन के महीने में अंत समय पर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने खर्च किया, इसका हिसाब चाहिए। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? आपको याद है ना, किलोवाट घंटा। तो पहले वाट घंटा निकाल लेते, बाद में किलोवाट घंटा बदल देंगे। अब देखिए तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 40 वाट का 4 बल्ब है। तो क्या करना है, पहले आप E1 के तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कितना, 40 वाट का बल्ब है, 4 बल्ब की संख्या है, और 4 घंटे आप इसको रोज जलाते हैं, और महीना 30 दिन का होता है। हो गया। जानते हैं इसका यूनिट क्या होगा? वाट आवर होगा, वाट घंटा। बाद में बदल लेंगे किलोवाट घंटा, उसकी चिंता नहीं है। ये कितना हो जाएगा बताइए? 40, ये वाट है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 4 घंटा लगाते, 4 चौक 16 चौका 64 है ना, और 64 तिया 64 गुना 3, और शून्य कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64 गुना 3, एक शून्य यहाँ एक शून्य यहाँ, यानी 100। इतना वाट आवर हो गया। ये कितना होगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18 1 19,200 वाट आवर। तो इसीलिए E1 का मान हो जाएगा, E1 का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है, समझ गए ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है। E1 का वैल्यू हो जाएगा 19.2, 1000 से भगा देंगे ना, कर देते हैं इतना, और बटा इसको किलोवाट में बदल देंगे। अब ये हो गया किलोवाट आवर, 2 शून्य मर गया, ये होगा 19.2 किलोवाट आवर। हो गया ना? अब आइए देखिए, सवाल तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया नहीं। 100 वाट और 25, ये नहीं सॉरी, 40 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे जलाए जाते हैं। 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलाए जाते हैं। तो बताएं कि 30 दिन के महीने के अंत में कितनी ऊर्जा का व्यय हुआ। अब समझ में आई बात? आइए अब E2 की बात करते हैं। ये है E2 की बात। और बल्ब क्या गो है आपको, एक है बल्ब आपको कितने का, ये है 40 वाट का, और एक बल्ब है आपके पास कितने का, 100 वाट का। 2 वैरायटी का बल्ब है आपके पास, है ना, इसमें फिलामेंट है, इसमें फिलामेंट। चलिए, और E2 का वैल्यू, इसकी संख्या कितनी है, 2, इसकी संख्या कितनी है, 4। तो E2 का मान होगा 100 वाट गुना 2, 2 गो बल्ब है, और ये जलता है कितनी देर तक, कितनी देर तक, 2 घंटे। ठीक, गुना 2 और गुना 30, इतना वाट आवर। कितना होगा, 3 दूना 6 दूना, ये 12,000 हो जाएगा वाट आवर। तो ये हो गया 12 किलोवाट। 1000 से भाग दिएगा तो किलोवाट बदल जाएगा ना, इसीलिए कुल ऊर्जा का मान कितना होगा बेटा। देखिए, डरिए नहीं, डरेंगे तो काम नहीं होगा। ये हो गया कितना, 19.2 और प्लस 12 किलोवाट आवर। 19 12 31.2 किलोवाट आवर, ये आपका इतना होगा। देखते हैं ना, मैं नहीं बना रहा हूं, ये आपका हौसला जीत रहा है, आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है, और आप चीजों को सीख रहे हैं। हौसला जब बढ़ता है ना, तो लोग बड़े बड़े काम, कठिन से कठिन काम कर लेते हैं। और जब नहीं सुने हैं शोले फिल्म में डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। जी नहीं, अभी तो हम लोगों को सारी लड़ाई लड़ना बाकी ही है। तो तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया।
चौथा और अंतिम सवाल है आपका कि एक हीटर है जो 2 किलोवाट पावर वाला है, यानी 2000 वाट का हीटर है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, आइए चौथा सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। चौथा सवाल कहता है कि आपको एक हीटर है ना। चौथा सवाल में क्या कह रहा है कि एक हीटर है और इस हीटर में आपको है क्वाइल वगैरह जो भी रहता है रहने दीजिए, ये हीटर है। और आपको तो पता है कि हीटर को हम लोग जैसे यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, जो भी इसमें जो है इसका जो पावर है पी का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 किलोवाट, यानी ये 2000 वाट का हीटर है। ठीक है, और इसको 200 वोल्ट के सोर्स से हमने जोड़ा। जो पावर सप्लाई हमने पावर पॉइंट इसका जो है ना, वो पावर पॉइंट 200 वोल्ट के पावर सोर्स से हमने इसको जोड़ा हुआ, यानी जो बिजली सप्लाई दे रहे हैं वो 200 वोल्ट पर दे रहे हैं। तो कहता है सबसे पहले धारा का मान निकालिए हीटर का। तो सबसे पहले देखिए, पूछा तो है भले ही नंबर 1 में वो करंट का मान, लेकिन इससे करंट निकलेगा। सबसे पहले प्रतिरोध निकालते हैं ना। P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर से निकल जाएगा प्रतिरोध। V का वैल्यू है 200 गुना 200 बटे आर है 2000, इतना ओम हो गया इसका। अब देखिए, देखते हैं, ये सुनना ये सुनना ये सुनना, 3 सुना मर जाएगा और ये 2 से 2 भी खत्म, यानी 20 ओम का प्रतिरोध हो गया इसका। आर का मान कितना हो गया, अरे यार ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, उसकी चिंता न करें, हम एक बार में कर दिया। आर है ना वी स्क्वायर पी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब ये आर का मान हमने सीधे निकाल दिया। तो 20 ओम फिर से देख लीजिए, यह 2 शून्य गया है, 1 शून्य इसका भी गया, तो यहाँ 20 और 2 ना 40 है, 2 खत्म होगा तो 20 ओम। गलती नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन पर भी कंट्रोल एक अहम पार्ट होता है। तो सबसे पहले हीटर का प्रतिरोध हमने निकाल लिया 20 ओम। एक आंसर ये 2 नंबर का हमने निकाला, अच्छी बात। अब तो सब कुछ अपने आप निकलेगा। उसके बाद धारा का मान, कितना करंट ले रहा है वो, तो आई इक्वल टू क्या होता है बोलिए, V बटा आर होता है। जब रेसिस्टेंस आ गया तब क्या दिक्कत है, 200 वोल्ट से आप जोड़े हैं और बटा 20 ओम इसका रेसिस्टेंस है, तो 20 दहन 200, आई का मान होगा कितना, 10 एम्पियर। ये भी निकल गया। आया, अब तो सब अपने आप निकलेगा। पहला भी क्लियर। 2 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा, अरे यार क्या होगा बताइए। तो तीसरा डिमांड में क्या होगा, 2 घंटा में कितना ऊर्जा खत्म करेंगे बोलिए। E बराबर P इंटू टी। E इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी। P का मान कितना है ना, ये 2 किलोवाट है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना, 2 KW और गुना 2 घंटा, यानी 2 दूना 4 किलोवाट आवर। 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट बिजली आपने खर्च की, क्योंकि चौथा डिमांड वही है। ये भी क्लियर हो गया आपका। और जो लास्ट डिमांड है कि आपको खर्च कितना देना पड़ेगा। अगर सरकार आकर के मांग देती है कि हमको आप बिल दीजिए, तो रेट उसको दिया हुआ एट का 1.25 रुपया प्रति यूनिट का है, इसीलिए खर्च कितना आपको देना पड़ेगा, है ना। खर्च या ऊर्जा का बिल लिख देते हैं। ऊर्जा का बिल जो पूछा उसी हिसाब से ऊर्जा का बिल कितना आएगा बोला जाए। ऊर्जा का बिल आएगा जितना यूनिट आपने खर्च किया है, और 1 टका 25 पैसा के रेट से कितना होगा बोलिए, बोला जाए कितना लगेगा। 4 सवे 5, 5 रुपया, 5 रुपया, यही तो है गया ना। अरे 4 यूनिट खर्च किए 1.25 रुपया लेंगे, 4 सवे 5 रुपया। तो सवाल यहाँ भले ही आपके साथ थोड़ा सा एंटरटेन किया हमने, एंजॉय किया हमने, लेकिन सवाल तो सवाल है, फिजिक्स तो फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। सो इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी इस चैप्टर में, उसके बाद
श्रेणी क्रम यानी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सभी इस चैप्टर के अहम क्वेश्चंस हैं जिस पर आपको एकदम बिल्कुल फोकस करना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन मिस कर सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा एक भी क्वेश्चन, अमीटर, वोल्ट मीटर, सब मैंने पढ़ाया है, आप जाके देखो तो सही। अरे वीडियो में तो इतना आनंद आएगा आपको कि मैं क्या बताऊं, क्या ओम का नियम, क्या चालक, क्या कुचालक, हर बातें, प्रतिरोध की क्वालिटी, चालकता किसको कहते हैं, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, एक एक बात मैंने बारीकी से आपको सिखाया है। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चे कितने एग्रेसिव हैं, कितना उल्लास है उसके अंदर, तो मैं उसमें कमी नहीं लाना चाहता हूं, बल्कि आपको सपोर्ट देना चाहता हूं, दे भी रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं। ये प्लेटफॉर्म अगर ताकतवर होता जा रहा है तो ये आपकी दुआ है। और केमिस्ट्री के पिछले किसी वीडियो में हमने ये बोला था कि लिथियम एक एक नरम धातु है जिसे चाकू से भी हम काट सकते हैं। चाकू से काटने में तो हमारे किसी बहुत बहुत, मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि इस बात से अत्यंत मुझे खुशी होती है कि हमें हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले, हमें समझने वाले मेहनती हैं। तो उन्होंने ये भी दिया कि सोडियम और पोटासियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। बेटा एकदम बिल्कुल सही बात है। और जहां तक जानकारी की बात है तो थोड़ी और मैं उसमें कुछ आपको हेल्प कर देता हूं, थोड़ी और मैं आपको बूस्टअप कर देता हूं थोड़ा, ताकि आपको और मजा आए। अरे यार, सोडियम पोटासियम तो इसके अलावा है ही बेटा, सीजियम भी एक धातु है, वो भी नरम होता है। चाकू से काटने की बात करें तो आप सोना भी काट लेते हैं, चांदी भी काट लेते हैं, शीशा भी काट लेते हैं, टीन भी काट लेते हैं, लेकिन ये सभी थोड़े कठोर होते हैं। तो इसलिए बहुत 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 तहे दिल से मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और पहली बार मुझे मजा आया कि हम लोगों को आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जानते हैं वो बात, सवाल और सलाह सिर्फ वही देता है जो शुभचिंतक होता है और जो चीजों को समझता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।